अच्छा बच्चों, राम 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 सभी के लिए राम राम। तो पिछले वीडियो में हमने आपके लिए 2016 का जो मैथ वाला पार्ट है टीईटी का, उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज उसी क्रम में आपको उस पेपर में आए हुए शेष क्वेश्चन बताने जा रहा है। ठीक है, इनको ध्यान से समझो और कहीं कोई दिक्कत हो बताना हमारे लिए। जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था कि 25, 15, 23, 40, 27, 25, 30, 42, ये सांख्यिकी का सवाल है और इसमें आपसे पूछा गया था इसका परिसर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था आपसे? परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, परिसर कहलाती है रेंज। क्या कहलाती है? रेंज। इतना सरल सवाल है, एक लाइन का सवाल है। तो परिसर का मतलब होता है कि जो आपके डाटा दिया है, आंकड़े दिए हैं, सबसे बड़े में से सबसे बड़े से, ठीक है, सबसे छोटा घटा दीजिए। ठीक है, सबसे छोटा, यही कहलाता है आपका परिसर। सबसे बड़ा कितना है? सबसे बड़ा है आपका 42, सबसे बड़ा 42 है। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 15 है। तो 42 में से 15 घटा दीजिए, कितने बचे? 27 आपका आंसर आ गया। तो ये कह रहा था परिसर। इतना सा काम करना है कि जब कभी भी आपसे परिसर इस टाइप से पूछे तो परिसर का मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, आपका आंसर आ गया। हो गया सवाल। ठीक, तो ये आपका सांख्यिकी का सवाल हो। चलिए नेक्स्ट एक बढ़िया सवाल आया था, देखो ध्यान सुनो। क्वेश्चन है 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। एक गोदाम है जिसकी वहां पे 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, प्लस 60 मीटर लंबा है, वो 40 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर ऊंचा है। घनाभ के आकार का गोदाम है। ठीक है, जैसे ये घनाभ होता है, ये घनाभ कहलाता है। लंबाई, ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। अपना जो घर होता है वो भी आपके घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, इस गोदाम बोले कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 घन मीटर है। कितने बक्से रखे जाते हैं? तो दो चीजें दी हैं सवाल में। क्या दिया है आपको? गोदाम दिया, गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है। गोदाम के बारे में कहा गया है कि वो 80 मीटर लंबा है। ठीक है, 80 मीटर लंबा है, सॉरी 60 मीटर है। 60 गुणे 40 गुणे 30, ये उसकी तीन है। 60 गुणे 40 गुणे 30, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। और एक एक बक्सा, एक बक्से का आयतन दिया है। एक बक्से का आयतन 0.8 घन मीटर। इनके साथ भी मीटर लिखा है। ठीक है, ये सब भी मीटर में हो जाए। ठीक है, ध्यान समझना, ये सवाल बहुत अच्छा है और आपके चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोल हो, कहीं वो बहुत बार पूछा जाता है। कहीं पूछे गोलों की संख्या बताओ, शंकु की संख्या पूछो, पत्थरों की संख्या बताओ, कंकड़ों की संख्या बताओ, बोरों की संख्या बताओ। किसी की भी संख्या तुमसे पूछें, किसी की भी संख्या पूछें, जिनकी संख्या पूछें उनके आयतन का भाग लगाना होता है। जिनकी संख्या पूछी जाए उनके आयतन का भाग लगाना होता है। तो हमारा बक्सों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो बक्सों की संख्या बराबर, तुमने जिसकी संख्या पूछे उसके आयतन का भाग लगाना होता है। तो बक्सों के आयतन का भाग आएंगे तो 60 गुणे 40 गुणे 30, ये किसका आयतन हो गया? गोदाम का। एक बक्से का आयतन कितना है? 0.8। हो सकता था बक्से की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे देते तो उनका भी गुणा करके हम आयतन निकाल लेते। ऐसे सवाल होते हैं, एक दीवार बनानी अपन को, दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी और ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देते हैं, कहते हैं ईंटों की संख्या बताओ। तो वो सवाल भी ऐसे करना पड़ता है। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगा दो, आपकी संख्या है। मतलब जिनकी भी संख्या ज्ञात करना है उनके एक के आयतन को भाग लगा दो, आपका आंसर आता है। दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दो। 8 से ये 5 बार कट गए, 6 पंचे 30 और 3 का 9 हो गए। और
4 जीरो आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 90,000 तुम्हारा आंसर आ जाएंगे। कितने बक्से बन जाएंगे? 90,000 बक्से उसमें बन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल आया था। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा दी है, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर है और कहा गया है क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बहुत काम का है, आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो √3/4। ठीक है, और भुजा कितनी अपनी 20, तो 20 गुणा 20, काट दो 5 बार, 20 पंचे 100, 100 के साथ आ जाएगा 100 √3 वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, सिंपल सवाल था लेकिन काम का है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर है। डन मामला, सब बिल्कुल डन है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इधर। अगला सवाल आया था, दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है आपसे, परिधियों का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। इसको समझो अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। ये रेशो वाले सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये मानो सारे सवाल तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सवाल है कि दो वृत्तों की परिधियों में दिया है 3:1 का अनुपात है। दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है और इनका कहना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। ठीक है, इस सवाल को ध्यान समझे, आपके जितने भी सवाल हैं सब आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी एक बात सीखना आपके लिए हमेशा। ठीक, देखो त्रिज्या, ठीक है, या व्यास या परिधि, ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी अनुपात दिया, इन तीनों किसी का भी अनुपात दिया, क्योंकि उन्होंने परिधि का अनुपात दिया है। दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, ये दिया है। अब आपसे क्षेत्रफल का पूछा, सब कुछ तो क्षेत्रफल का नहीं पूछते, पूछ सकते थे कि इनके व्यास का अनुपात बताओ, इनकी त्रिज्या का अनुपात बताओ, तब आपका आंसर 3:1 ही होता है। मतलब व्यास, परिधि और त्रिज्या, इन तीनों का रेशो हमेशा समान रहता है। किसी एक का देके, इनमें से किसी का भी पूछे, त्रिज्या देके परिधि पूछे वही आंसर, परिधि देके व्यास पूछे वही आंसर, कुछ भी दे दे आपका वही आंसर होगा। और जब क्षेत्रफल पूछा जाए कुछ नहीं करना है, इनका वर्ग कर देना है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो त्रिज्या, परिधि, व्यास का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का पूछा तो वर्ग कर दो। कभी क्षेत्रफल का दिया रहेगा और फिर इन तीन में से किसी का पूछा जाए तो वर्गमूल कर देना। ठीक है, क्योंकि वर्ग की रिवर्स जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? वर्गमूल। डन, चलिए हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 0.125 इसकी पावर है 2/3। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, इसका मान पूछा गया, का मान ज्ञात कीजिए, घातांक का सवाल है। ठीक है, किसका सवाल है? घातांक का सवाल है। अब तुम समझ सको तो इसको 0.5 का क्यूब भी कह सकते हैं, ना समझ सको तो देखो दशमलव हटाएंगे तो बताओ 125, दशमलव के नीचे 1,
3 अंक है, 3 जीरो आएंगे, पावर 2/3। ऐसा भी कर सकते हैं। जे अब 5 का क्यू होता है और जे 10 का क्यू होता है, तो इसको हम 5/10 की पावर 3 जल्दी बोल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, जे 5 का क्यू होता है, जे 10 का क्यू होता है, तो 5/10 की पावर 3, और इसके पावर कितनी है, 2/3। तो घात पे जो घात होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट जाएंगे। अब स्क्वायर बचा, इनका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, और 100 का 25 में भाग लगाएंगे। 100 का किसी भी संख्या में भाग लगाने का मतलब होता है पीछे से 2 अंक बाद दशमलव। आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था 2.5 माइनस 1 में 3.25 माइनस 2.5 में 0.75 और प्लस में 0.50। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था और कहा गया था इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो भिन्न कहलाती है, इस भिन्न को कहते हैं सतत भिन्न। क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहलाती है। ऐसे भिन्न को कभी भी सॉल्व करना हो तो नीचे सॉल्व किया जाता है। ध्यान देना अच्छे से कि जैसे ये 0.75 है, ये 0.050 है, इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, देखो जरा कितना बनेगा। देखो इनको हमने जोड़ दिया तो ये 1.25 बन जाएगा। देखो ध्यान से कितना बन जाएगा, 1.25। ठीक है, अब 1.25 बन गया और ऊपर 2.5 है। देखो ध्यान से, यदि इसके पीछे हम एक जीरो बढ़ा दें तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दशमलव लगा है। अब इसके बाद कितनी जीरो बढ़ाओ, तो ऊपर बन गया 2.50। अब कहोगे सर क्यों बढ़ाया जीरो? इसीलिए बढ़ाया हमने जीरो ताकि आपका दशमलव दोनों दोनों अंक में बराबर हो जाए। अब हम देख रहे हैं हमारे दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि 2 अंक बाद है। और देखो 125 दूनी होते हैं 250। तो मामला साहब ये हो गया कि इतनी संख्या को हमने सॉल्व कर लिया तो वो 2 आ गए। अब क्या लिखेंगे हम, 2.5 माइनस 1 में 3.25, और यहां पर कितना बचा, 2। कितने बचे, 2। अब 3.52 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 1 में ये 2 यहां से घटेंगे, 3 में से घटेंगे तो 1.25 बचा जी। बढ़िया, दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये 4/5 बन गए। 5 का 4 में भाग लगाएंगे, 2.5 माइनस 0.8 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.8। अब 2.5 में से 0.8 घटाना है, 2.5 में से 0.8 घटाना है, कितना बचेगा, 1.7 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डन। ठीक है, ओके। चलिए बढ़िया क्वेश्चन बताइए, करनी का सवाल आया था, बहुत अच्छा सवाल आया था। देखो ध्यान से, ठीक है, अच्छा सवाल था करनी का। सवाल था, यदि √3 - 1
अपॉन में √3 + 1 बराबर, ठीक है, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 और इसके बराबर में दिया है a प्लस के b√3। तो बोले a और b के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, बढ़िया सवाल है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या सवाल? √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इसके बराबर a प्लस के b√3 है और कहा गया है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके हमें मान ज्ञात करना। ठीक है, ये करने का सवाल है, ध्यान से देखो। तो क्या होता है कि जैसे जब भी करनी हो हमेशा बटे से कोशिश करते करनी सॉल्व हो जाए, और बटे से करनी सॉल्व करने का मतलब होता है हर का परमीकरण। मतलब परमीकरण मतलब इसका परमे करेंगे तो इसकी करनी खत्म हो जाएगी, तो वो आपकी परमीकरण कहलाती है। कैसे करते हैं परमीकरण? यदि आपकी संख्या प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यदि माइनस होता तो प्लस से, मतलब चिन्ह पलट के ऊपर नीचे गुणा कर दो। यह प्रक्रिया कहलाती है हर का परमीकरण। ठीक है, कैसे? √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 गुणा कैसे करेंगे? √3 - 1 से। ठीक है, √3 - 1 नीचे प्लस था, नीचे प्लस था, हम गुणा कैसे करेंगे? माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह पलट के हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यदि नीचे माइनस हो तो हम प्लस से करते, बराबर में a प्लस के b√3। अब देखो ध्यान से, यहां पर √3 - 1 और यहां पर √3 - 1 समान है तो बन जाएगा होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर अलग अलग है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। यदि समान है तो होल स्क्वायर, और अलग अलग है चिन्ह तो अलग अलग स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ऊपर बन गया a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाता है a प्लस बी लिखा इंटू में a माइनस बी लिखा, तो इसके बराबर a² माइनस के b², तो a² माइनस के b², और ये अपने साथ चलेंगे। ठीक है, इनको नहीं छोड़ना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस के b² और माइनस के 2ab होता है। चलो, a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, b² करेंगे तो 1 और माइनस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई उसमें 2 का और कर दो तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का 1 में √3, उसमें 2 का कर दिया 2√3, अपॉन में देखो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 बराबर a प्लस के b√3। ठीक, ऊपर देखो ध्यान से, 3 1 कितने होगा 4 माइनस के 2√3। ठीक है, नीचे कितना होगा 2 बराबर a प्लस के b√3। यहां पर देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस के √3 अपॉन में 2 हो जाएगा बराबर a प्लस के b√3। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 2 माइनस के √3 बराबर a प्लस के b√3। परमेय और अपरमेय, जिन पर रूढ़ नहीं होता है वो परमेय कहलाती हैं, और जिन पर रूढ़ होता है वो अपरमेय कहलाती है। दोनों पक्षों से परमेय और अपरमेय संख्याओं की तुलना करेंगे। यहाँ जे परमेय है, यहाँ जे परमेय है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इधर इन पर इनके साथ में रूढ़ है, इधर इनके साथ में रूढ़ है, चिन्ह से लिखेंगे हम b√3 बराबर माइनस के √3, √3 से √3 कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के। अच्छा सवाल है, देखो बताओ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी से बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई तो आप बता सकते साहब बात समझ में नहीं आई है, तो आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक, जल्दी से देखो, बता के हाँ साहब डन है मामला। ठीक है, तो करने का एक क्वेश्चन और आया था, बहुत सिंपल सा आया था, छोटा सा आया था, बात करने की हुई है तो जरा बता दें। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था करने का, -3 अपॉन में √3 माइनस के √2।
√3 माइनस के √2। और आपसे पूछा था इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछा गया था? गुणात्मक प्रतिलोम पूछा आपसे, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम आपसे इससे पूछा गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वैसे तो हम कर लेंगे इसके ऑप्शन, ऑप्शन बड़े अच्छे ऑप्शन आए थे, ठीक है। ऑप्शन पर नजर डालते हैं एक बार ध्यान से, आपको क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन है 3 में √3 माइनस √2, √3 माइनस के √2, ये पहला ऑप्शन हो गया। इसका दूसरा ऑप्शन है कि माइनस के 1 में, ठीक है, 3, ठीक है, और √3 प्लस के √2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसका √3 प्लस के √2, √3 प्लस के √2 और अपॉन में 3, और चौथा आंसर है, ठीक है, 1। अब देखो ध्यान से, सवाल ये यदि जानदार है तो काय की वजह से? इन ऑप्शन की वजह से, ऑप्शन की वजह से सवाल में दम आ गई। वरना गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब पता है क्या होता है? संख्या को उल्टा कर दो। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, मतलब जो भी संख्या दी है आप उसको पलट दीजिए, समझिए गुणात्मक प्रतिलोम आ गया, ठीक है। कैसे? जैसे हमने आपसे कहा कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। यदि हमने आपसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो आंसर हो जाता है 3/2, ठीक है। क्या होता है? जो भी संख्या होती है उसको बिल्कुल उसी रूप में उल्टा कर दो, उसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस से माइनस लगा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे माइनस के 4/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो माइनस के 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 5/4। माइनस जहां पे जहां लगे तो हमें कोई मतलब नहीं है, जो हर है वो अंश बना दो, जो अंश है वो हर बना दो। इतना सा मैटर होता है गुणात्मक प्रतिलोम का। लेकिन सवाल के जो ऑप्शन है, इन्होंने देखो, इन्होंने सवाल को दमदार बना दिया। इसका हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो बताओ, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, हम बोल चुके हैं गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या उल्टी कर दो। सब कर दी हमने उल्टी। माइनस √3 माइनस के √2 और अपॉन में 3 आ गए। अब देखो ऑप्शन कहीं है, देखो ध्यान से, ऑप्शन कहीं है? नहीं, ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। अब हमें थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं तो सोचेंगे यार माइनस का अंदर गुणा कर दो। हम माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो √3 प्लस के √2 अपॉन में 3 हो जाएंगे, तो आप इस वाले ऑप्शन को लगा देंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपका सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस का जब गुणा करेंगे तो इसमें भी तो होना माइनस का गुणा, तो फिर वो कंडीशन बनेगी माइनस के √3 प्लस के √2। लेकिन हम जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं कि आगे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर जे भी नहीं है। बस हम कहा इस सवाल की विशेषता, इस सवाल क्यों अच्छा हो गया, इन्हीं ऑप्शन की वजह से अच्छा हो गया, ठीक है। आंसर तो आपका ये है, इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है इसे पलट दो। हमने पलट दिया, ठीक है, चिन्ह माइनस था, माइनस लगा दिया, इसको बड़े कर दिया, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अभ्याल सिखाया हमने हर का परमीकरण, सिखाया हर का परमीकरण। तो जब बटे में √3 + 1 थे तो ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा किया, ठीक है। अब हम अंश का परमीकरण कर रहे हैं, √3 - 2 है, √3 - √2 है, इसको हम सॉल्व करना है तो माइनस √3 माइनस के √2, √3 माइनस के √2 अपॉन में 3, गुणा किसका करेंगे? √3 प्लस के √2। हमेशा चिन्ह पलट के गुणा करते हैं, √3 प्लस के √2। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली कंडीशन, a प्लस बी a माइनस बी, इनका गुणा करते हैं जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, कहा दोनों का अलग अलग स्क्वायर बन जाता है। माइनस बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर बनेगा, और इनको ऐसे लिखना पड़ेगा। नीचे देखो 3 आ गए और √3 प्लस के √2 आ गए। अब देखो ध्यान से, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2,
और 3 में तो चलेगा 1, क्या बचे 1। आंसर बनेगा -1 अपॉन में 3 और √3 प्लस के √2। ठीक, जी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही था। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, आपसे गलती करवाने वाला सवाल है। देखो गलती कहाँ होती है, एक तो गलती होती है यहाँ पे 1। यदि हमने थोड़ी भी पढ़ाई की है तो ऑप्शन 1 क्यों लगा देंगे, क्योंकि वो कह रहा था आपका गुणात्मक तस्तमक। गुणात्मक तस्तमक यदि आपसे पूछा जाता, ठीक है, तो उसका आंसर 1 आता। लेकिन यहाँ क्या पूछा था, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा होता है। उल्टा करने के बाद करनी के रूल से इसको मैं सॉल्व करना था, तब जाके हमारा आंसर आया। उल्टा नहीं मामला। तो आप ऐसे सीखते रहे, देखते रहे, लगाते रहिए। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय। अगला पार्ट लेके आएंगे 2016 टीईटी का तीसरा वाला। इसमें सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए थे, पूरे पूरे हम सॉल्व कराएंगे छोटे छोटे रूपों में। हमने आपका दूसरा वाला पार्ट है, इसको आपके लिए तीसरा वाला पार्ट लाएंगे। ठीक है, बाय बाय।